हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। वी विल स्टार्ट रियल नंबर्स चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th मैथ्स। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। यहाँ पर आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आई विल अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी, मतलब अदर वीडियोस में आई विल अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। सेकेंडली सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक्स। जो दूसरी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें से भी मैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बैंक या मॉक टेस्ट, इनकी फॉर्म में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहूंगी। सेकेंडली यहाँ पर एनसीईआरटी कंप्लीटली सॉल्व होगी। स्टार्ट करते हैं द रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है नंबर सिस्टम या नंबर्स। नंबर सिस्टम या नंबर्स टू टाइप के होते हैं बच्चों, एक तो रियल और एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स है यू विल स्टडी इन 11th एंड 12th क्लास। जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे वो आप 11th एंड 12th क्लास में पढ़ेंगे। और जो स्टार्टिंग से आप, जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो आप पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर्स। और 10th क्लास तक आपके रियल नंबर्स ही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूडेड नहीं है। नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो रेशनल एंड अदर इज इरेशनल। दूसरे कौन से होते हैं? इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है? रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p अपॉन q की फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड वन कंडीशन इज देयर, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, नहीं तो ये नंबर रियल नंबर्स नहीं रहेंगे। सेकेंडली इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपको p अपॉन q की फॉर्म में आप डिनोट कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गई एक बात, ठीक है। नाउ सेकेंडली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये डिवाइड होने के बाद कभी ना कभी एंड हो सकते हैं, ठीक है। कभी ना कभी ये एंड हो जाते हैं, जैसे कि 2.368 इस तरीके से आ गया जो इरेशनल, या फिर से 368 स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से नंबर चलते हैं। जो इरेशनल नंबर है वो जैसे 2.3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलते ही जाएंगे, चलते ही जाते हैं। तो ये हो गए इरेशनल नंबर्स और ये हो गए रेशनल नंबर्स। जो थर्ड बात इसमें आपको जानने की जरूरत है रेशनल और इरेशनल नंबर में, रेशनल इस तरीके के भी आप मान सकते हैं, जैसे √4 है, इसको आपने कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। आप क्या गया 2, यहाँ पे आपका √25 है, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं 5। ये सब रेशनल में इंक्लूड होते हैं, ये सब रेशनल में इंक्लूड होते हैं। एंड जैसे √2 है, √3 है, √7 है, ये कंप्लीटली इनका रूट नहीं होता, अंडर रूट नहीं सॉल्व हो सकती इनकी, ये इरेशनल में इंक्लूडेड होते हैं। तो रेशनल और इरेशनल में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अब जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान करने वाली बात है, आप ध्यान रखेंगे जो रियल नंबर्स हैं वो उनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल, होल, इंटीजर। पहले हम इनकी बात कर देंगे, और साथ में डेसिमल्स, और साथ में डेसिमल्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4। इनको हमने दूसरा नंबर नाम भी दिया हुआ है काउंटिंग नंबर्स। दूसरा इनको नाम दिया हुआ है काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं। अगर काउंटिंग नंबर्स का ही हम सेट बनाए नेचुरल नंबर्स का, और उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दें कि भाई एक नया सेट बनाया है जो 1, 2, 3, 4 भी है, काउंटिंग नंबर्स भी है, साथ में जीरो भी है, तो उस सेट का नाम रखा गया है होल नंबर्स। उसका सेट का नंबर नाम क्या रखा गया है? होल नंबर। ये चैप्टर बस आपको पता होना चाहिए कि कभी आपका 1 वर्ड में 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में आ जाए, इसलिए मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा करा रही हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसमें से बहुत कुछ आएगा आपके एग्जाम में, बट आपको नॉलेज होनी जरूरी है। बाकी जो जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं विद जीरो, मतलब जीरो भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में। और ये पूरे कंप्लीट पॉइंट में नहीं होने चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 3, 2। ये जो है इंटीजर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो है ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। डेसिमल आपको पता है जो पॉइंट वाले होते हैं, ठीक है, 2.5 इस तरीके से। अब बात आ गई है रेशनल की, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली थी कि अभी मैं रेशनल के बारे में एक बात और बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली थी वो ये जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल, होल, इंटीजर, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल। इसलिए हमने रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, रेशनल में और इरेशनल में। बच्चों का क्वेश्चन आता है मैम रियल में आपने नेचुरल क्यों नहीं बोला, होल क्यों नहीं बोला, इंटीजर क्यों नहीं बोला? इन सबको टुगेदर मैंने रेशनल बता दिया कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वो ये सब जो है ये रेशनल नंबर होते हैं। ये सब रेशनल की तरीके से एक्सप्रेस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बच्चों को क्वेश्चन होता है जैसे आपका -1.5 है, तो आप -1.5 को यहाँ हटा के आप क्या लगाएंगे? 10।
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया, ये आ गया 5 2 ज़ा 10 और ये आ गया 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आप यहाँ पे डिनोट कर सके हो एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से कोई और भी नंबर है, मान लिया कोई इंटीजर ले लिया -3 या कोई इंटीजर ले लिया 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, वी नो दैट उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। यहाँ पे भी अगर आप कोई भी नंबर लोगे 3, it can also be expressed as in the form of P upon Q। यहाँ से कोई नंबर लोगे it can also be expressed in the form of P upon Q। तो ये सभी नंबर्स हम रेशनल फॉर्म में यहाँ पर हम बता सकते हैं या कर सकते हैं। जीरो ना रेशनल होता है ना इरेशनल, जीरो इज अलग, ठीक है, डिफरेंट, जीरो इज डिफरेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। तो यहाँ से आपको ये थ्योरी थोड़ी सी मैंने आपको समझा दिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट, इवन एंड ऑड, ये सब क्या होते हैं। जैसे जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं या जो हमारे होल नंबर्स हैं, दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड, उनको फर्दर हमने कैटेगराइज किया हुआ है प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन और ऑड। इवन सबको पता है जिनके पेयर बन सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी इंक्लूड कर दीजिए, और जिन नंबर के पेयर बन सकते हैं ये सब इनके पेयर बन सकते हैं, दीज आर इवन। और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, इवन तो सबको पता रहता है बट ऑड में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ऑड नंबर अभी तक भी नहीं पता होते। तो जिन सभी नंबर्स का पेयर नहीं बन सकता, जिन सभी नंबर्स का पेयर नहीं बन सकता, वो सब क्या होते हैं, वो ऑड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं वो सब, ऑड नंबर्स। अब आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली हैव टू फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के केवल दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो खुद, जैसे 7 है तो एक तो 7 के टेबल में ही 7 आ सकता है और एक 1 के में, एक जैसे 5 हो गया, एक तो वो 5 के टेबल में आ सकता है, एक 1 के में। तो एग्जैक्ट। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब जैसे आपने लगा लिया 10, 10 अपने टेबल में भी आया, 1 के में भी आया, साथ में वो किस और के में आ सकता है, वो 2 के में भी आ सकता है, 5 के में भी आ सकता है। तो मोर देन 2, इनसे ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, यानी कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स, अपने आप से और 1 से, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये एक थ्योरम है आपके बुक में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एज अ कुछ नहीं है कि ये आएगी एग्जाम में, बट आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बोले या प्राइम नंबर्स बोले, या प्राइम नंबर्स बोले। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब इस पूरी बात का मतलब क्या है, इस पूरी बात का मतलब क्या है कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये कहती है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। इसको हम, क्योंकि ये तो खुद तो कॉम्पोजिट है और थ्योरम बोल रही है इसको हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करके। 12 है, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कैसे एक्सप्रेस हो गया, प्राइम प्राइम प्राइम। ये आप याद रखेंगे, अभी लास्ट सेक्शन में मैंने नहीं बताया। 2 नंबर जो है 2, इट इज स्मॉलेस्ट प्राइम, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और ये इवन भी है। तो ये आपको अपनी नॉलेज के लिए हमेशा पता होना चाहिए। ये ओनली एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। और सेकेंडली अगर आपसे कोई पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, आप 1 नहीं बताएंगे, वो ऑड होता है, ये प्राइम नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। चलो अब आ जाते हैं बाकी थ्योरम पे वापस। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहली बात तो ये हो गई जो उन्होंने यहां तक बोली है। सेकेंडली एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दूसरी बात इन्होंने बोली ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ये यूनिक है दुनिया में, और किसी नंबर का फैक्टराइजेशन ये नहीं हो सकता। आप 14 ले लें, 18 ले लें, 82 ले लें, 1000 ले लें, किसी का भी फैक्टराइजेशन अब ये नहीं हो सकता, ये 12 के लिए यूनिक है। जो नेक्स्ट बात इन्होंने बोली है, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, सेकेंड बात समझ में आ गई। अब जो थर्ड बात इन्होंने बोली है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब आपको समझ में अगर प्राइम फैक्टर 2 से नहीं आ रहा है तो आप 3 से भी कर सकते हैं।
तो ये कह रहे हैं ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 2 2 3 है, 2 2 3 है या 3 2 2 है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। आई होप कि आपको आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टोटली क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, अब आप कर लें 140 के, आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आप 140 के निकालिए। तो 270 मतलब 2 7 14 और 0, 2 से करेंगे बिकॉज यहाँ पे पीछे 0 है। जब भी आपको 0 दिखाई दे तो आप 2 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं। अगर कोई नंबर आपको दिखाई दे इवन, तो आपको 2 से ज्यादातर स्टार्ट करना होता है। 235 हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ 2 से करेंगे तो बेटर है। और यहाँ पे अब जैसे 35 आ गया, यू विल स्टार्ट इट विद 5 एंड 7 1 जा। तो यहाँ पर आपके 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप इसकी एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर आपका 140 आ रहा है तो दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग है। 2 2 4, 4 5 20 एंड 27 140, दैट मीन्स योर प्राइम फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट, 156। बिकॉज पीछे इवन है तो वी विल डू इट विद 2। 2 7 14, 1 यहाँ पे चला गया, 2 8 16। अगेन वी विल डू इट विद 2। 2 3 6, 1 यहाँ पे चला गया, 2 9 18। अब हम इसको किससे करें, अब जैसे आप ये इवन नहीं आया तो वी विल नॉट डू इट विद 2। व्हाट वी विल डू, वी विल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी किसकी चेक करेंगे, 3 की। आपको पता होना चाहिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। वी विल एड द नंबर्स 9 and 3 12। अगर आपको पता है कि 12 3 के टेबल में आता है तो देन कंटिन्यू विद 3। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि 12 आता है तो फर्दर ऐड देम, डिजिट्स को फर्दर ऐड करेंगे 3। अब आपको पता है कि 3 तो 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स इनका जो टोटल है वो 3 के टेबल में आता है, तो यू विल स्टार्ट विद 3। ये वैसे आपको 6 में सिखा दिया जाता है, बट स्टिल फिर भी एक रिविजन हो गया। नाउ 3 1 3 एंड 3 3 9 एंड दिस इज 13 1 13। तो यहाँ पर 156 के प्राइम फैक्टर्स आपके ये होते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 8 2 5। व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विद, अब आप बताएंगे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि हमें इसे किस चीज से करना चाहिए। वी विल कैन स्टार्ट विद 3 एंड वी कैन स्टार्ट इट विद 5। तो हम 5 से भी कर सकते हैं। 3 से मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो एक बार इसको ऐड करके देख लेते हैं। 8 and 2 10, 10 and 3 13 and 13 and 5 18। तो ये 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो वी कैन स्टार्ट विद 3। आपकी मर्जी है, बेटर है कि आप 5 से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम 3 से करें तो 3 1 3, 3 2 6 और यहाँ पर 2 आ गया तो 3 7 21 एंड 3 5 15। क्लियर। अब इसको हम फर्दर 3 से फिर कर सकते हैं। 3 4 12, 3 2 6, 1 यहाँ चला गया, 3 5 15। अब देख लेते हैं ये 3 से होगा या नहीं। 4 और 2 6 और 5 11, तो 3 से नहीं हो रहा, वी विल डू इट विद 5। 5 8 40 एंड 5 5 25। नाउ वी विल कंटिन्यू इट विद 5। 5 1 5 एंड 3 यहाँ पर चला गया, 5 7 35। अब ये 17 1 17, यहाँ पे क्या आ गया, 17 1 17। तो ये भी आपका, ये आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 8 2 5। क्लियर। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं हो पा रहा है आपसे, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। चलो मैं एक और करा देती हूँ आपको, जो भी आपको चाहिए एक करा देती हूँ। चलो 7 4 2 एंड 9 ले लेते हैं। 7 4 2 एंड 9 ले लेते हैं। व्हाट वी विल डू, चलो हम बात करते हैं। अब जैसे ये नंबर है 2 से तो ये आएगा ही नहीं, पीछे इवन है। 3 से करेंगे 7 and 4 11 and 2 13 एंड 13 and 9 is 20। 13 and 9 is 22। 13 and 9 is 22। तो ये तो नहीं आ रहा है 3 के में, 5 के में भी नहीं आ सकता। अच्छा आपको चेक करना है तो ध्यान रखेंगे, आप 4 से नहीं करेंगे, 6 से नहीं करेंगे, 8 से, किसी भी इवन नंबर से आप नहीं करेंगे। यू विल ओनली फैक्टराइज इट विद प्राइम फैक्टर, तभी बात हुई है। जो भी फैक्टर्स निकल के आते हैं वो प्राइम निकल के आते हैं। तो आप 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से, 11 से, इस तरीके से आप चेक करेंगे। तो अगर हम इसको करके देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखना आपको तो वहां पे प्रैक्टिस करके ही जाना है। अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आपको वहां पे कर करके देखना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। 17 की डिविजिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है जो मैं कराऊंगी। तो 17 से अगर हम इसको करके देखते हैं, तो अगर आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, हम तो करते रहते हैं, तो इतने बार पढ़ा चुके, तो हमें पता है कि क्या आएगा। इट विल बी 4 3 and 7। इट विल बी 4 3 7। इसको फर्दर हम 19 से करेंगे, 19 से करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 23 एंड 23 से करेंगे 1। हमें बच्चे हम प्रैक्टिस हो चुकी है, बहुत बार कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको कर पा रही हूँ। अदरवाइज मतलब टाइम कंज्यूमिंग ये होता है आपको अगर एग्जाम में आ जाता है।
Now next question, find the HCF find the LCM and HCF of the following pairs of integers. यानी कि ये जो पेयर दिए हुए हैं, दो नंबर दिए हुए हैं, इनके क्या आपको फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड देयर LCM एंड HCF एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट LCM into HCF, मतलब जो आप HCF और LCM निकालेंगे, अगर आप उनका प्रोडक्ट करें इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब ये जो दोनों नंबर गिवन है जैसे 26 एंड 91, तो इनका प्रोडक्ट और HCF और LCM का, कि जो इनका HCF आया और LCM आया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे ये दोनों सेम आएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी, ये आपको प्रूव करनी है। तो लेट्स फाइंड आउट HCF एंड LCM। तो फर्स्ट इज 26 को आपने 2 से किया, इट विल बी 13, और 13 को आपने फिर 1 से ही करना है, एंड एक बार 91 को कर लें। 91 का आप करेंगे तो 7 1 7, 7 3 21, और 13 1 13। तो इन दोनों का जो 26 का आपका आया वो आए 2 into 13 फैक्टर्स, और जो 91 के फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 7 into 13। तो HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCF विल बी 13, और LCM जो कॉमन होता है वो HCF। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे 26 के जो है फैक्टर्स किए हैं, 91 के फैक्टर्स किए हैं, जो कॉमन होता है दोनों में दैट इज HCF, और LCM निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जितनी भी आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखाई दे रही है, जैसे आपको 2 दिखाई दे रही है, आपने 2 यहाँ पे ले ली, आपको 7 शो हो रही है ये, और आपको 13 शो हो रहा है तो 13 को एक बार आपको क्या करना होता है, जैसे ये वाली लाइन देखते हो और ये वाली लाइन देखते हैं, पहले आपको तीनों नंबर जो है लिख लेने हैं, जो भी आपको इसमें ऑल द 3 4 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं। 3 4 से मेरा मतलब है जो सेपरेट दिखाई, जैसे 2 दिखाई दे रहा है, 7 और एक 13 भी दिखाई दे रहा है। 13 दो बार का मतलब ये नहीं कि आपको 2 बार उतारना है, आपको 2 दिखाई दे रहा है, आपको 7 दिखाई दे रहा है, और आपको 13 दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे तो बहुत इजी सा LCM मिल गया, तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे, लेकिन आगे के लिए मैं बता दूं, जैसे 2 आपने यहाँ कॉपी किया है, तो आप किसी भी एक लाइन में देखेंगे कि 2 मैक्सिमम बार कितनी बार आ रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 2 एक दो बार और आता, जैसे 2 into 2 into 2 बाई चांस ऐसे आ जाता, तो आपको क्या करना था, वो जिस लाइन में जो मैक्सिमम 2s आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे कॉपी करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर समझते हैं। चलो फिर भी मैं एक बार और आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे अभी तो यहाँ पे ये आया है 2 into 13, अगर यहाँ पे बाई चांस एक और 2 और एक और 2 आ जाता, तो आपको 1 2 और 3 तीनों 2 यहाँ पर कॉपी करने थे। क्लियर, और 7 एक बार और 13, इसी तरीके से अगर 7 एक बार और आ जाता तो आपको 2 7 यहाँ पर कॉपी करने थे। क्लियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन से अभी हम और ज्यादा समझेंगे, जब और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। अब आ जाते हैं HCF एंड LCM। HCF आपका आ गया, अब LCM आप यहाँ पे करो, ये आपका आ जाएगा 2 7 14, ये आ जाएगा 182, ये आ जाएगा आपका 182। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो आप LCM निकाल चुके, आप HCF निकाल चुके, अब इसका बाकी का पोर्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन का बाकी का पोर्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा वेरिफिकेशन। आपको क्या लिखना होगा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपको, मान लें इसके बाद कर लेते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको लेना होगा LHS, और यहाँ पर आपको लेना होगा RHS। क्या लेना होगा, आपको LHS लेना होगा, और यहाँ पर आपको लेना होगा RHS। तो LHS और RHS में आपको, LHS में आप लेनी है जो उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है, LCM into HCF, और RHS में आपको लेना होगा जो इन्होंने फर्स्ट नंबर into सेकंड, बस आप इतना लिख देना। अब LCM और HCF, LCM आपका है 182 और HCF आपका है 13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 2 3 3 to 6 6 6, ठीक है, 2 3 6 6 यहाँ पर आपका आ जाएगा। एंड व्हेन यू विल सॉल्व दीज टू नंबर्स 26 एंड 91, तो भी आपका आएगा 2 3 6 6। अब यहाँ पे आपको फाइनली लिख देना है LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये आपको जरूर लिख के आना एग्जाम में, हेंस वेरीफाइड। क्लियर, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन 510, इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं। पहले 2 से कर लेते हैं, 2 2 4, 1 यहाँ पे चला गया, 2 5 10, 1 यहाँ पे चला गया, 2 5 10। क्लियर, फिर इसका हम 5 से कर लेते हैं, 5 5 25, 5 1 5। अब ये किससे हो जाएगा, 3 से। आपको अगर नहीं आते ये करने तो इनके लिए आपको डिविजिबिलिटी रेडी करनी होती है। डिविजिबिलिटी मतलब जैसे कि जिसके पीछे इवन नंबर आता है या 0 आता है, मतलब 0 2 4 6 8, तो आप उसको 2 से कर सकते हैं। आप अगर 0 2 से नहीं करना चाह रहे और आपको यहाँ 0 दिखाई दे रहा है तो आप 5 से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर, जिसके पीछे 5 होता है उसको आपको मोस्टली 5 से करना चाहिए। वो 3 के में भी आ सकता है, बट आपको मोस्टली उसे 5 से करना है। अब जैसे 5 और 1 है, अब आपको समझ नहीं आ रहा, 2 से तो ये होगा ही नहीं क्योंकि ये इवन है, तो इवन नहीं है तो 2 से तो ये होगा ही नहीं, तो और 5 से भी नहीं होगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 3 से होगा या नहीं।
3 से चेक करने के लिए, अगर आपको इतने टेबल्स नहीं आते तो 3 से चेक करने के लिए आपकी डिविजिबिलिटी होती है, जो भी नंबर होता है, जैसे 5 51 है तो 5 को और 1 को आप ऐड कर लो, ये आ गया 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है तो दैट मीन्स 51 भी आता है। अब इसको आगे करते हैं, 3 1 3, 3 7 21, ये आ गया 17, 17 1 17, क्लियर। तो ये आपके आ गए प्राइम फैक्टर्स। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जितने भी आपको करने हैं यहाँ पर नंबर चूज करने हैं, 2 5 7 3 17 11 इस तरीके सारे प्राइम नंबर चूज करने हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पे 4 6 8 10 इस तरीके के नंबर 9 नहीं चूज करेगा, सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए 2 5 3 एंड 17। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला नंबर जो है ये है 92। यहाँ पे हम फैक्टर्स कर लेते हैं 92 के। इसको हम करते हैं 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। यहाँ कर लेते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23, क्लियर। यहाँ पे आपका क्या आ गया 23 1 जा 23। अब आप यहाँ पर इनके फैक्टर्स कॉपी कर लीजिए। जैसे 510 का जो फैक्टर्स आए वो आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और यहाँ पर इसके 92 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पर आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो आ जाएगा, आप जितने भी यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, एचसीएफ यहाँ पर आपका एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही है 2, सिर्फ 2 कॉमन है जो दोनों में है, तो 2 हो गया आपका एचसीएफ। और एलसीएम की एक बार बात कर लेते हैं। एलसीएम आपका आया, जैसे आपको जो भी नंबर यहाँ पे शो है, जो मैं आपको बात इस क्वेश्चन में समझाना चाह रही थी, जैसे आप जो आपको नंबर यहाँ पर शो है, एक तो आपको 2 शो हो रहा है, एक आपको 5 शो हो रहा है, एक आपको 3, एक 17 और एक 23। अब दोनों लाइंस में 2 देखिए मैक्सिमम बार कहाँ पे आ रहा है, इधर तो एक ही बार 2 आ रहा है, और इधर कितनी बार 2 आ रहा है, इधर 2 बार 2 आ रहा है, तो आपको 2 की पावर कितनी लगा लेनी है 2, 2 की पावर कितनी लगा लेनी है 2। 5 एक ही बार आ रहा है दोनों साइड में, 3 कितनी बार आ रहा है, ये भी एक ही बार आ रहा है, 17 भी एक ही बार आ रहा है, और 23 भी एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पर अब आप एलसीएम, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका एलसीएम आएगा ये आएगा 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। अब आपको फिर से वही काम करना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो आप करेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में फिर से आप वही काम करेंगे, एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस में आप क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम आपका आया 2 3 4 6 0, एचसीएफ इज 2, इसको आपने यहाँ पे सॉल्व किया, 0 2 6 12, 1 2 4 8 और 1 9, 2 3 6 एंड 2 2 4। और यहाँ पर आप जब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 510 की एंड 92 की, तो यू विल गेट द सेम नंबर। सेम नंबर अगर आ जाता है तभी आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। आप याद रखेंगे यहाँ पे पहले से पहले ही आप इक्वल टू नहीं लगा के आएंगे, यहाँ पर आपको लाइन लगानी है, जब इक्वल आ जाए आफ्टर देन यू हैव टू राइट LHS इनटू इज इक्वल टू RHS एंड देन यू हैव टू राइट हेंस वेरीफाइड। स्टेप वाइज नंबर होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपका हो जाएंगे क्वेश्चंस। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा 336 एंड 50, 336 एंड 54। तो इनके हम निकाल के देख लेते हैं। 336 को जब आप सॉल्व करेंगे 2 से आप कर लीजिए, 2 1 जा 2, ठीक है, ये 3 है, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे चला गया, 2 6 जा 12 और 1 यहाँ पे चला गया, 2 8 जा 16। फिर आप इसको करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा एंड 7 1 जा, क्लियर। इसी तरीके से आप 54 के यहाँ पर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पर आपने 3 3 6 के फैक्टर्स यू हैव टू राइट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 and then the factors of 54 are 2 into 3 into 3 into 3। then you have to find HCF, जो भी आपको कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 2 यहाँ पे कॉमन है और एक यहाँ पर 3 कॉमन है। अब LCM यह जाएगा आपका 6। LCM देखो आपको 2 दिखाई दे रहा है, एक नंबर 7 दिखाई दे रहा है, एक नंबर 3 दिखाई दे रहा है।
टू मैक्सिमम कौन सी लाइंस में, टू मैक्सिमम इस वाली लाइन में, 1 2 3 4, यानी कि कितने टू हो गए हमारे पास 4। जो मैक्सिमम है आपको वो पावर लिखनी है, आपको नीचे से फिर कोई मतलब नहीं है। 3 की कितनी पावर है मैक्सिमम, यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 3 है, 3 की पावर कितनी है यहाँ पर 3। और 7 यहाँ पर चाहे इस लाइन में 7 एक ही बार है, क्लियर, एक ही लाइन में वो भी एक ही बार है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट 3024, 3024, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आपका। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। वेरिफिकेशन मल्टीप्लीकेशन सबको आता है तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करने की नीड नहीं लग रही है। अब यहाँ पे LHS और यहाँ पर RHS, अगेन सेम, यहाँ पर HCF, फटाफट करते हैं LCM, यहाँ पर HCF है 6, LCM है 3024, और यहाँ पर 1 नंबर है 336 एंड यहाँ पर दूसरा नंबर है 54। यहाँ पर जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 336 का 181, रुक जाओ 6 4 24, ये आएगा 18144, 18144। यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे तो 18144। यहाँ पर आपको HCF, यहाँ पे आपको LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड करके एग्जाम में आ जाना है। मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ बिकॉज मल्टीप्लीकेशन करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। आपको तो एग्जामिनेशन में करनी है, आपको तो फास्ट फेस पे करेंगे फटाफट से। Now the next question is find the HCF and LCM of the following integers by applying the prime factorization method। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको इनका HCF और LCM इन नंबर्स का निकालना है। तो ये आप कर सकते हैं इजीली, बहुत सिंपल से यहाँ नंबर दिए हुए हैं तो वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of 306 and 657 is 9। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ये आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इनका HCF आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द LCM। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत कुछ ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा थियरी वगैरह कुछ लिखनी है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, वी नो दैट, सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट HCF into LCM is equal to first number into second number। फाइन, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर HCF गिवन है 9, LCM आपको फाइंड आउट करना है LCM, एंड द फर्स्ट नंबर इज 306 एंड द सेकेंड नंबर इज 657। अब आपको LCM फाइंड आउट करना है तो ये आप करेंगे 306 के नीचे 657, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर, उसके नीचे आपको यहाँ से 9 को शिफ्ट कर देना है। बस यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके और आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व, 3 3 जा 9 और ये आ गया 102, 3 1 जा 3, 0 एंड 2। यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं, 102 इंटू 657 अपॉन 3। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 1 यहाँ चला गया, 3 4 जा 12, मतलब 34 इंटू 657। यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई नहीं करके दिखा रही हूँ, आपको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n आएगा। यहाँ पर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई नंबर है 6 रेज टू द पावर n, अब इसको समझाते हैं क्या है। वो कह रहे हैं कि अगर हम कभी इसको सॉल्व करते हैं तो जो फाइनल आंसर आएगा क्या कभी उसके एंड में 0 आ सकता है, ये हमें चेक करना है। बहुत सारे वीडियोस जो हैं उसमें बच्चों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराना शुरू कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन का मतलब मैक्सिमम वीडियोस जो मैंने देखी है यूट्यूब पर, अपने टाइम में भी देखी थी, उसमें भी मतलब अपने टीचिंग के टाइम पर जो देखी थी उसमें भी यहाँ पर पूरी तरीके से बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझाते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, बस यहाँ स्टेप बता देंगे और आप करके आ जाएंगे। आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है 6 रेज टू द पावर n, 6 रेज टू द पावर n का क्या मतलब है, 6 की पावर 2 भी हो सकता है, 6 की पावर 6 भी हो सकता है, 6 की पावर 5 भी हो सकता है, 6 की पावर 1000 भी हो सकता है, 6 की पावर 1 लाख भी हो सकता है। क्लियर, तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको आप कभी सॉल्व करोगे तो क्या फाइनल नंबर कभी 0 से एंड हो सकता है, क्या नंबर जो आंसर आया कभी 0 से एंड हो सकता है। तो ये तो बहुत इजी है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, 6 6 36,
मैम 0 से तो एंड नहीं हो रहा है, इसको भी आप सॉल्व कर पाओगे, इसको भी आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आप अगर इतनी बड़ी आपको वैल्यूज मिल जाती है तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे? अच्छा, इसकी कंफ्यूजन बच्चों बिल्कुल नहीं करने की, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है 6 इतने टाइम्स, इसका मतलब है 6 इतने टाइम्स, तो ये तो सॉल्व करना पॉसिबल है ही नहीं, ऐसे इतना इजीली ऐसे पॉसिबल ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर 6 की कोई भी ऐसी पावर है या इतनी बड़ी पावर है या छोटी पावर है तो क्या जो आंसर आएगा वो कभी 0 से एंड होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसको करने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको तैयार करना है। स्टेप्स भी मैं आपको समझाऊंगी कि वो स्टेप्स क्यों है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको रट के जाना है। तो फर्स्ट स्टेप इज, इफ 6 raised to the power n is to end with 0, इसका मतलब है अगर कभी 6 की पावर n जो है, मतलब ये जो अगर तुम सॉल्व करोगे, अगर इसका कभी एंड 0 से हुआ, देन 5 should be one of its factors। इसका मतलब क्या है, ये सभी को पता है कि कोई भी नंबर अगर 2 3 5 0 मतलब 0 से अगर एंड होता है तो उसका यहाँ पर एक ना एक जो फैक्टर है वो 5 जरूर आता है। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, 20 ही ले लो, तो आप 2 10 2 5, मतलब एक ना एक बार उसमें 5 जरूर आएगा। तो ये सेम कह रहे हैं कि अगर 6 की पावर n में कभी एंड में 0 आया भी, मान लेते हैं कभी आया भी, तो एक फैक्टर 5 जरूर होना चाहिए। बट वी नो दैट 6 के जो फैक्टर होते हैं दैट इज 2 into 3, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, बट वी नो दैट द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 into 3, सो 6 raised to the power n के जो फैक्टर हुए वो 2 into 3 की पावर n हुए, मतलब उसके जो फैक्टर्स है 2 into 3 की पावर n हुए। सेम मतलब यहाँ पे भी n लगाया और यहाँ पे भी n, ठीक है, यहाँ पे भी n लगाया, ये बस मैंने आपको जस्ट बताया, ये आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर इफ 6n is to end with 0, अगर 6n कभी 0 से एंड होता है तो 5 उसका वन ऑफ द फैक्टर हुआ, बट वी नो दैट द फैक्टर ऑफ 6 आर 2 into 3, तो 6n के फैक्टर्स क्या हुए 2 into 3 into 2 into 3 की पावर n, and factorization is always unique, and factorization is always unique। ये हम यूनिक फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ चुके हैं, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस है, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये फैक्टराइजेशन यूनिक है तो मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा। सो बस यहाँ पे आप लिख देंगे, सो वी कैन से दैट 6 raised to the power n can never end with 0, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, यहाँ थर्ड स्टेप, और ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप, बस फोर्थ और फिफ्थ, ये कुछ स्टेप्स में आपका सारा का सारा आंसर आ जाएगा। इतना आपको बस एग्जाम में करके आना, ठीक है। तो इस तरीके से आप 6 raised to the power n वाले क्वेश्चन को यहाँ पे 4 raised to the power n आए, 7 raised to the power n आए, कुछ भी आए, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सिर्फ आपको यहाँ पे 6 और यहाँ पे फैक्टर्स चेंज कर दें, जैसे 4 होगा तो 2 into 2, ठीक है, और कोई नंबर आया 9 आया तो 3 into 3, मतलब फैक्टर्स आप जरूर चेंज करके आ जाना, जो यहाँ पे नंबर होगा उसी के फैक्टर आपको यहाँ पर करने। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13, मतलब ये भी जो भी नंबर आपको दिया हुआ है और ये नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर। एग्जाम में आपको इसको सिंगल भी दे सकते हैं कोई भी नंबर, या इनके अलावा भी कोई और नंबर आ सकता है इसी तरीके से, मतलब बन के। तो आपको बोला है यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, एक बार रिवीजन मार लेते हैं। लाइक 20 कि आपके फैक्टर्स 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 4 भी है, तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। फाइन, अब आपको शो करना है, सेपरेटली शो करना है कि ये दोनों जो है कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, वाई। अब इसमें जो है आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे इस तरीके के आपको जो नंबर्स दिए होते हैं, तो जो प्लस साइन होता है बीच में, ये सेपरेट करता है दो टर्म्स को, मतलब जितना भी ये मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है, दिस इज वन टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज वन टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, 7 into 11 into 13 plus 13,
अब इसका दो तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, या तो आप इसको पूरा का पूरा बैठ के सॉल्व करिए वहां पे, और फिर जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स करके दिखाइए। पूरा सॉल्व करेंगे यानी कि 7 की 11 से मल्टीप्लाई, 11 की 13 से जो प्रोडक्ट आएगा आप उसमें 13 ऐड करोगे, और 13 ऐड करने के बाद जो आंसर आया आप उसके फैक्टर्स करने बैठ जाओगे, और तब शो करोगे कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। एक तो आपका ये तरीका है। जो सेकंड शॉर्ट तरीका होता है वो आपको क्या करके आना है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। तो जैसे आपकी ये वाली टर्म है और आपकी ये टर्म है, इनमें से आप कॉमन ले लेंगे। पहले क्या लेंगे, पहले आप इनमें से, आपने इनमें से कॉमन ले लिया 13, और आपका लेफ्ट क्या है 7 इंटू 11। अब 13 तो आप ले चुके हैं तो इसको तो आप यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पे 13 क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, ध्यान रखना 13 देखो इसमें से भी ले चुके हैं, तो यहाँ इंटू में 1 आप लगा सकते हो, बाकी कोई नीड नहीं है। और यहाँ से भी आप 13 बाहर कॉमन ले चुके हो तो आपको 1 लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। यहाँ भी लगाना पड़ता, बट क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में 1 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट प्लस के बाद आपको यहाँ लगाना जरूर पड़ेगा। इतना मैं एक्सप्लेन इसलिए करूँ क्योंकि बहुत बच्चों को थोड़े से बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो इस 13 का मतलब क्या होता है कि ये 13 इनके साथ भी है मल्टीप्लाई में, और ये 13 इसके साथ भी है, मतलब हमारे दोनों के पास से हमने 13 लिया है। अब 13, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इट विल कम आउट टू बी 78। अब आपको एग्जाम में जो है यहाँ बहुत ज्यादा आपको काम नहीं आगे कुछ भी करके दिखाना, क्योंकि कंपोजिट नंबर मैंने अभी आपको क्या बताया, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 फैक्टर्स तो आ ही चुके हैं। अब एक नंबर और आ गया है, 1 भी हम कह सकते हैं क्योंकि 1 तो हम किसी के भी साथ लगा लेंगे, और बाकी ये जो ऑलरेडी एक नंबर बना, ये ऑलरेडी जो नंबर बनेगा एक वो भी फैक्टर हो जाएगा। तो आपको इतना सब कुछ शो नहीं करके आना, आपको ये भी नहीं लिख के आना, बस आपको इतना करके और यहाँ पे लिख देना है दिस इज हैविंग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब इस नंबर की बात कर रहे हैं, दिस नंबर, या आप डायरेक्ट भी लिख दोगे दिस नंबर, इस नंबर को यहाँ पे शो कर दोगे कि दिस नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब बहुत बच्चे परेशान होते हैं मैम मोर देन 2 कैसे है, 2 तो है ही। बेटा एक तो ये दोनों है, एक 1 भी है, और एक ये जो नंबर पूरा, इन्होंने नंबर को पूरा खोल के दे दिया है। एक ये नंबर जो ऑलरेडी आपका सॉल्व करके आएगा, ये नंबर भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे 20 है, 20 के 2 भी फैक्टर है, 5 भी है, 10 भी है, 4 भी है, और एक ऑलरेडी 20 भी है। ठीक है, वो यही तो कहते हैं कि जैसे कोई नंबर है 20, तो इसका 1 तो है ही और इसका 20 भी है। अब इन दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो सेम बात है कि 1 तो है ही, ये नंबर भी है, बाकी ये दोनों और आ गए इसके फैक्टर्स, तो इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई। ठीक है, दैट्स व्हाई करके अब आप करके आ जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्पोजिट नंबर। फाइन। इसी तरीके से अब हम दूसरा वाला एक कर लेते हैं, 7। ठीक है, यहाँ से कॉमन में डायरेक्ट आपको लेके दिखा रही, दोबारा कॉपी नहीं करते हैं। यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमारा 5 आ जाएगा, और बाकी क्या क्या लेफ्ट रह जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, 5 तो नहीं आएगा बिकॉज 5 हम ले चुके हैं, इंटू 2 एंड इंटू 1, प्लस अभी बताया था जो हम कॉमन लेते हैं उसकी जगह पर क्या आ जाता है 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1009। क्या जाएगा 1009। सेम लाइन आप इसमें लिख के आएंगे कि this is having more than 2 factors, that is why it is composite number. Fine. तो ये इस तरीके से आपको करके आ जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। वहां पे क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया, और अगर वो वापस चल के आती है, मतलब राउंड लेकर आती है सोनिया, तो वो 18 मिनट्स में एक राउंड को कंप्लीट कर पा रही है। वाइल रवि, दूसरा बच्चा है रवि, वो अगर वहीं से चलता है तो वो 12 मिनट्स में ही राउंड को कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब वो फास्टर है देन सोनिया। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करते हैं कि दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा, एक ही पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट करा, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, एक चल रहा है दूसरा चल रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं। लेकिन ये आपको पता है क्योंकि रवि ज्यादा तेज चल रहा है तो रवि आगे निकल जाएगा और सोनिया धीरे 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 पीछे आती रहेगी। ठीक है, अब वो करें आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट के बाद दे विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तो ये तो शॉर्ट ही है कि एक चल रहा है 12 मिनट्स में, एक चल रहा है 18 मिनट्स में, तो इतनी जल्दी तो मिलेंगे नहीं, 12 वाला तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा, 18 वाला धीरे धीरे चल के आ रहा है। जब तक 18 वाला कंप्लीट करेगा तब तक 12 वाला, जब तक 12 वाला, हाँ 18 वाला कंप्लीट करेगा तब तक 12 वाला दोबारा दूसरे राउंड तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब जाके ये दोबारा यहाँ पर मीट करेंगे।
ठीक है। अब क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि जो बच्चों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है मैक्सिमम और मिनिमम वाली। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे कि मैक्सिमम में तो मैम हम HCF करके आ जाएंगे क्योंकि हाईएस्ट लिखा हुआ है, और LCM में हम क्योंकि लोएस्ट लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, LCM निकाल के आ जाएंगे। अगर इसमें मिनिमम लिखा हुआ है कि मैम अगर मिनिमम लिखा हुआ है तो LCM ही तो होता है लोएस्ट, तो हम मिनिमम लिख के आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम का मतलब LCM नहीं है, मैक्सिमम का मतलब HCF नहीं है। पहली बात तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लें। अब बात ये आती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है या मैम LCM और HCF निकालना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी बात किसी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ, अभी मैं समझाऊंगी भी लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में। अगर कोई चीज बांटी जा रही है बराबर हिस्सों में, कोई चीज बांटी जा रही है बराबर हिस्सों में, तो आप HCF निकाल के आएंगे। और कोई भी चीज आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर बड़ा आना चाहिए, बड़ा बड़े से मतलब है 18 मिनट्स में एक कवर कर रहा है और 12 मिनट्स में एक कवर कर रहा है, तो ये तो शॉर्ट ही है कि 12 मिनट में दोनों दोबारा यहाँ नहीं मिलेंगे। भाई 12 में एक कवर कर जाएगा, 18 में तो अभी धीरे धीरे चलता आ रहा है, तो यानी कि 12 में और 18 मिनट में तो कवर होने से रही चीज। फिर 12 वाला आगे चलेगा, 24 मिनट में दूसरा कवर करेगा, 18 वाला फिर चलता चलता आएगा। तो ये शॉर्ट है कि पहले राउंड से ना जाके दोनों कहीं दूसरे तीसरे राउंड में जाकर मिलेंगे। इसका मतलब पहले 12 मिनट में तो वो दोनों मिलने वाले हैं नहीं, दोनों 12 मिनट में तो वो दोनों मिलने वाले हैं नहीं, 18 में भी नहीं मिलेंगे क्योंकि 12 वाला बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, 18 मिनट वाला बहुत धीरे 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 आ रहा है। तो ये हमें इन चीजों से क्लियर हो जाता है कि टाइम हमेशा बढ़ता रहता है और वो इन टाइम से कहीं आगे जाके ही वो मिलेंगे, 12 और 18 मिनट से कहीं आगे जाके टाइम में मिलेंगे। तो जब भी आपको ये अंदाजा हो जाता है कि हमारा जो है आंसर बड़ा आना चाहिए, हमें हमारा आंसर जो है बड़ा आना चाहिए, तो हमें LCM निकालना है। मैक्सिमम से मतलब नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें अपने माइंड में इस चीज को सोचना है कि आंसर यार 18 मिनट तो नहीं आएगा, 12 मिनट भी नहीं आएगा, इससे कहीं जाके दूसरे या तीसरे राउंड में वो जाके मिलेंगे दोबारा यहाँ पर, इसका मतलब कोई आंसर बड़ा चाहिए, तो आपको LCM निकालना है। अब ये बात मैंने क्यों बोली है, क्योंकि LCM हमेशा दोनों नंबर से बड़ा आता है या बराबर आएगा, लेकिन LCM कभी भी 12 से कम नहीं आएगा। LCM कभी भी कम नहीं आता, LCM हमेशा चीजों से बड़ा आता है। आप किसी भी नंबर का अगर LCM निकालोगे तो दो नंबर्स का, तो आपको LCM जो है उनमें एक से काफी बड़ा दिखाई देगा, एक से काफी बड़ा दिखाई देगा। जैसे आप 5 का और 10 का LCM निकाल रहे हैं, 5 का और 10 का LCM निकाल रहे हैं, तो आंसर 10 आया, तो आंसर 10 है, 5 नहीं आएगा। तो जब भी आपको ये पता है या तो इतना नंबर चाहिए, या तो 18 मिनट्स में दोनों जाके मिलेंगे, या फिर हमें क्लियरली यहाँ पता चल रहा है कि 18 से ज्यादा मिनट में, 12 से और 18 से ज्यादा मिनट में, तो LCM हमेशा ज्यादा आता है। तो जब आपको पता है कि ज्यादा हमें कोई बड़ी वैल्यू निकालनी है तो LCM, और HCF हमेशा कम आता है, HCF हमेशा कम आता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में मैं HCF की बात क्यों कर रही हूँ, मान लिया एक बच्चा 20 टॉफीज लेके आया, एक बच्चा 5 टॉफीज लेके आया, एक बच्चा 16 टॉफीज लेके आया, मैम ने सबको मिक्स कर दिया और मैम ने बोला तीनों को बराबर मिलनी चाहिए, तीनों को बराबर मिलनी चाहिए। तो तीनों को जो बराबर मिलेगी, तो ये शॉर्ट है कि तीनों को 20 या 20 से ज्यादा तो मिलेंगी नहीं, तीनों को 20 या 20 से ज्यादा तो मिलेंगी नहीं, तो 20 से तो कम ही मिलनी है, ठीक है, 20 से कम ही मिलनी है। तो जब हम तीनों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इससे कुछ कम अमाउंट हमें तीनों को मिलेगा। हो सकता है तीनों को 10-10 मिल जाए, हो सकता है कि तीनों को 8-8 मिल जाए, हो सकता है तीनों को 15-15 मिल जाए, तो मतलब इससे कम मिलेगा, मैक्सिमम वाले से तो कम मिलना ही मिलना है। तो ऐसे केसेस में जब आपको पता है कि चीजें कम होंगी तो आपको HCF निकालना है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यही देखना है कि देखो 18 मिनट्स में भी जाके नहीं मिल रहे, 12 में भी नहीं मिल रहे, तो कब मिलेंगे, तो ऐसे में हमको निकालना है, ऐसे में LCM। तो 18 का और आपको 12 का यहाँ पर LCM निकाल देना है। तो 18 के फैक्टर्स आप कर लेंगे 2, 3 और 3, 3 3 जा 9 और 2 18, और यहाँ पे 2 2 2 2 4 3 12, ये आप कर लेंगे। यहाँ पर आपको इससे प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चल जाएगा। अब LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मतलब थोड़ी थ्योरी आप लिख के आ जाना, इन दिस केस वी हैव टू फाइंड LCM, बस ऐसे, इन दिस केस वी हैव टू। और थोड़ी सी ना आपको बच्चे क्या करना है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ी सी थ्योरी जरूर लिख के आनी है, महाभारत नहीं लिख के आनी है, बट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइक सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कवर, जो इसमें से लिखा है कुछ कुछ, तो क्या होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपके किसी के नंबर कम भी बैठ रहे हैं तो उनको एक थोड़ा सा ना मौका चाहिए होता है कि बच्चा थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री में मार्क्स दे देंगे, लेकिन कुछ लिखा है तो एटलीस्ट आपके पास कुछ चांसेस होते हैं कि आपको आधा नंबर, एक नंबर कहीं से ना कहीं से, मान लिया बॉर्डर पे पास हो रहे हैं, आपके 32 है तो उनको 33 करने के लिए कहीं तो मौका चाहिए, तो आप थोड़ी सी अगर थ्योरी लिख के आते हैं तो हाफ हाफ करके वो 33 कर देते हैं। और वैसे भी थ्योरी पे भी मार्क्स होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, बट जो एटलीस्ट क्वेश्चन में है वो आपको मेंशन करके आना होता है। अब LCM आप निकालेंगे, LCM के लिए आपको 2 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 2 डिजिट्स 2 एंड 3,
अब 2 जो है मैक्सिमम इस लाइन में है तो 2 रेज टू द पावर 2, और 3 मैक्सिमम इस लाइन में है तो 3 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पर 4 मतलब 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3, ये 3 टू 6 नहीं, जल्दी में हम बहुत जल्दी करके आते हैं 3 टू 6 कर देते हैं और वहीं पे हमारा हाफ मार्क कट। यहाँ पे पॉइंट्स पे आपको आंसर पे नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं पूरा रॉन्ग हो जाएगा आपका, बट यहाँ पे अगर आपने फटाफट में 3 टू 6 कर दिया तो आपके मार्क्स गए। तो इसको आप ध्यान से करेंगे, इलेबोरेट करके मन में 3 3 9 और 9 4 यहाँ कितना हो जाएगा 36। तो फाइनली जब वो कवर करेंगे, एक आएगा 12 मिनट में, दूसरा राउंड करेगा 12 वाला, और तीसरा राउंड करेगा, और 18 वाला जो है ये बच्चा 18 वाला रवि सोनिया जो भी है, मतलब वो 18 वाला एक राउंड में, फिर दूसरे राउंड में, ऐसे करके एक तो 2 राउंड के बाद और एक 3 राउंड के बाद, यानी कि 36 मिनट्स के बाद दे विल मीट एट 36 मिनट, दे विल मीट अगेन एट 36 मिनट। अब 36 मिनट से आप क्या समझते हैं कि जो 12 वाला बच्चा है उसे तो करने पड़ेंगे 3 राउंड कंप्लीट, क्योंकि 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, और जो 18 वाला बच्चा है उसको करने पड़ेंगे 2 राउंड, क्योंकि 18 2 जा 36। तो 18 वाला बच्चा जो है, 18 वाला बच्चा 2 राउंड कंप्लीट कर पाएगा क्योंकि धीरे चल रहा है, और 12 वाला बच्चा, ठीक है, यहाँ से 18 वाला बच्चा एक राउंड 18 मिनट में, दूसरा राउंड फिर 18 मिनट में, तब जाके यहाँ 36 मिनट उसके कंप्लीट होते हैं। और जो 12 वाला बच्चा है जो 12 मिनट्स में कर रहा है, वो फटाफट एक राउंड कर देगा, फिर दूसरा राउंड कर देगा, फिर तीसरा राउंड कर देगा, और 36 मिनट में यहाँ 3 राउंड कंप्लीट करके पहुंच जाएगा। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में या बहुत सिंपली आपको ये सोचना है, क्योंकि टाइम इंक्रीज होता है, टाइम बढ़ता है, टाइम कम तो होने से रहा कि भाई वो चल रहे हैं और फिर भी टाइम कम होता जा रहा है, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो और अगर कोई चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रोज वाले क्वेश्चन आ गए, अब मैं इसमें बता देती हूँ, स्पेशली एचसीएफ वाले में रो वाले क्वेश्चन आते हैं, एक मिठाई वाले स्वीट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और एचसीएफ वाले में और कौन सा क्वेश्चन आता है, रो वाला आता है, स्वीट्स वाला, एक लीटर्स वाला क्वेश्चन आता है, मिल्क वाला, ये ठीक है, लीटर्स 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 क्या लिख रही हूँ मैं, लीटर्स किस वाली गड़बड़ हो गई, एक क्वेश्चन लीटर्स वाला आता है, लीटर्स वाला। तो मतलब जैसे एक ड्रम वाली बात कर देते हैं कि एक ड्रम है, ठीक है, और एक छोटा ड्रम है, एक बड़ा ड्रम है, ऐसे एक बड़ा ड्रम है, एक छोटा ड्रम है, एक छोटा ड्रम है, ऐसे मतलब कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ड्रम्स वाली आती है, या फिर वो आती है कि भाई जिससे हम दूध को मेजर करते हैं, वो वाले फ्लास्क वाली बात आती है। तो ये 3 4 क्वेश्चन है जहां आपको पता चला है कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आंसर कम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है एचसीएफ। फाइन, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। Okay, now next exercise, exercise 1.2. इस exercise में there is a theorem that we have to prove that root 2 is irrational. क्या prove करना है कि root 2 irrational है। इसी के बेस पे exercise में क्वेश्चन है जहां पे prove करना है root 5 irrational है। तो दोनों को सेम तरीके से करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कई बार हमें ऐसे करना पड़ जाता है, जैसे कि रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो आप ये मान के चलो कि रूट 2 रेशनल है, आप ये मान के चलो कि रूट 2 रेशनल है, और हम चलते चलते अपनी बात को हम इसको गलत साबित कर देंगे। हमने क्या माना था, रूट 2 रेशनल, और हमने अपनी बात को गलत साबित कर दिया, इसका मतलब रूट 2 रेशनल तो नहीं हुआ, और अगर रेशनल नहीं हुआ तो रूट 2 क्या हुआ, इरेशनल हुआ। क्लियर। और थ्योरम का करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए को प्राइम। को प्राइम जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 2 है और 5 है, इन दोनों का कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं है, ये भी केवल 1 के टेबल में आता है, ये भी केवल 1 के टेबल में आता है। इसी तरीके से 7 और 3 हो गए, ये भी को प्राइम हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये कोई भी को प्राइम नंबर है। को प्राइम से यहाँ पर आप केवल ये समझेंगे कि इनका टुगेदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, टुगेदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसके बीच में नीड पड़ेगी बच्चों, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। यहाँ पे अब सॉल्यूशन होगा, लेट अस assume that root 2 is rational. आपको क्या assume करना है, root 2 is rational. So अगर root 2 rational हुआ तो root 2 जो है that should be in the form of p upon q, p upon q की फॉर्म में होना चाहिए, where जहां पर 2 कंडीशन है, एक तो q 0 नहीं होना चाहिए, और p and q आर को प्राइम्स। अब इस बात को पहले एक बार समझ लेते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमने रूट 2 को रेशनल माना है, तो रूट 2 कोई भी रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। हमने यही लिख लिया कि रूट 2 जो है किस फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और पी अपॉन क्यू जो है वो को प्राइम है। अब को प्राइम का मतलब क्या है, जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, मान लिया 10 है,
और यहाँ 12 है। और अगर आप इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो कोई भी अगर नंबर आता है, कोई भी अगर फाइनली नंबर आता है, तो उनमें कोई भी नंबर का मतलब ऐसा नहीं है फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। जब इनको फाइनली किसी भी चीज को सॉल्व कर लेते हैं तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो लोएस्ट फॉर्म में जब आते हैं तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर हमने इसको रेशनल माना है तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इसका मतलब कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब चलते चलते आगे प्रूव करते करते हम ये प्रूव कर देंगे कि भाई इनका तो कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब इनका अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, और अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब जो हमने बात मानी है वो गलत है। हमने जो रूट टू को रेशनल माना है वो गलत है, और वो गलत है तो फिर रूट टू इरेशनल हुआ। इस तरीके से आपको इस थ्योरम को करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रूट टू अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो यहाँ थोड़ा सा रूट टू का हम सॉल्व कर लेते हैं। रूट टू का स्क्वायर कर लेते हैं, और p अपॉन क्यू का भी हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको फर्दर आप सॉल्व करो, मैं सामने करती जा रही हूँ, आपको स्टेप वाइज नीचे करता जाना है। यहाँ पे पेपर छोटा होता है इस वजह से मुझे इसको, चलो मैं नीचे ही कर देती हूँ, क्यू स्क्वायर। अब 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। यहाँ पे आप नंबर 1 डाल लीजिए। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो इसको जो है बाकी के जितने भी मैक्सिमम चैनल्स हैं वहां ये बात आपको डायरेक्ट बताई गई है कि 2 डिवाइडिंग 2 p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। बट आपको एग्जैक्टली मतलब पता होना चाहिए कि इसका असली मतलब है क्या। इसका ये मतलब है, इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि 2 के साथ कोई भी यहाँ पे नंबर है, ठीक है, 2 के साथ कोई भी यहाँ पे नंबर है, और यहाँ 6 है या 6 स्क्वायर है या कुछ भी है, तो इसका जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो ये होता है कि 2 जो है वो अगर 6 को डिवाइड करता है, 6 स्क्वायर को, तो 2 6 को भी डिवाइड करता है। या उल्टा हम इसको मान लेते हैं, हम इसको उल्टा कह देते हैं कि 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो 6 ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ कुछ भी लगा लेते, 3 नहीं कुछ भी समझ लो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 6 स्क्वायर, देखो आप देखो, अगर 2 4 जा मैं 12 कहती हूँ, तो आप क्या बोलोगे, 12 इज डिविजिबल बाय 2। आप क्या कहोगे, 12 इज डिविजिबल बाय 2। तो सेम चीज का यहाँ यूज किया गया है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये बात बस यहाँ पे आपको इतना करना है। ये इतना भी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है, बाकी आपको सिर्फ जहाँ पे जो डायरेक्ट लिखना है देयरफॉर करके, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, रूट 2 को p अपॉन क्यू के बराबर माना, फिर इनकी स्क्वायर की, फिर इनको रीअरेंज करके p के बारे में हम बात करेंगे, सारी p के बारे में बात करेंगे कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, सो p इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए p भी डिविजिबल होगा बाय। क्लियर, इस बात को आप यहाँ पर a मान लो, इस बात को आप यहाँ पे a मान लो। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमें इसमें आगे क्या करना है, पेट में इसको थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। अब इसके बाद जो आपको स्टेप करना है, इसके बाद आपको स्टेप करना है लेट p इज इक्वल टू 2r। मतलब p जो है कोई भी मल्टीपल है 2 का। अब मैं देखिए, मैं कराने के लिए आपको डायरेक्ट करा दूं, लेकिन आपको एग्जैक्टली मतलब पता होना चाहिए कि मैम आपने एकदम से मतलब 2r क्यों ले लिया। ये इसलिए लिया, ये कह रहे हैं कि अगर p जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, ये लिखा है ना p इज डिविजिबल बाय 2, अगर p जो है डिविजिबल बाय 2 है तो यानी कि p जो है वो कोई 2 का मल्टीपल होगा। अभी इस बात को और सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लिया कोई भी नंबर है 12 है, वो 2 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर है 12, वो 2 से, जैसे कोई भी नंबर है p डिविजिबल बाय है 2 से, कोई भी नंबर, इसको p को मान लेते हैं 12 और ये डिविजिबल बाय है 2, तो ये कह रहे हैं ये जो p होगा, ये जो p होगा ये 2 का ही कोई मल्टीपल होगा, 2 6 12। तो ये कह रहे हैं आपको बिल्कुल ऐसे स्टेप वाइज करना है कि अगर p जो है डिविजिबल बाय है 2 से, तो p जो है वो 2 का कोई मल्टीपल है। अब बस इसको मैं आपको फिर डायरेक्ट करते जाना है। ये दो बातें भी मैंने आपको इसलिए बता दी है यहाँ पर, को प्राइम वाली और ये वाली, क्योंकि बच्चे करते जाते हैं, रटते हुए जाते हैं इसको, लेकिन एग्जैक्टली जब आपको पढ़ाना पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ 2r क्यों लिया है। तो हमने इसीलिए लिया है कि अगर p जो है 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो p जरूर कोई 2 का मल्टीपल है, ठीक है। और इसको करते हैं फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 2r होल स्क्वायर, अगेन क्या जाएगा 2r होल स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू
4r²। अब यहाँ पे फाइनली आपको क्या करना है, देखो p के बारे में आप बता चुके हो कि भाई p जो है 2 से डिविजिबल है। अब किसी तरीके से अगर आप ये बता दो कि q भी डिविजिबल बाय है 2 से, अगर आप किसी तरीके से ये बता दो कि भाई q भी डिविजिबल बाय है 2 से, तो यानी कि p भी 2 से डिविजिबल है और q भी डिविजिबल है, तो मतलब ये कोप्राइम नहीं हुए। अभी बात हुई थी ना कि कोप्राइम का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो बात उल्टी हो जाएगी कि कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी होशियारी दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे q कैसे लाया जाए। p का तो हमारा काम हो चुका, हमें p की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। इस यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू उठाते हैं और यहाँ लगाते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2q²। इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे q को, इस तरीके से हम q को यहाँ पर ला देंगे। ये क्या हो गया, 4r²। अब इसको जरा सा सॉल्व करेंगे। जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा q² इज इक्वल टू 2r²। क्या आ जाएगा, q² इज इक्वल टू, देखो 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q² इज इक्वल टू 2r²। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे वर्क किया था, ये वाला वर्क किया था, इसी तरीके से सेम करेंगे। q² इज डिविजिबल बाय 2, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। आ गई ना बात समझ में। अब इस तरीके से मतलब हमें अपना दिमाग दौड़ाना है, और यहाँ पे नाउ p is divisible by 2, q is also divisible by 2। आप इसको फुल लैंग्वेज में लिख लेना। this contradicts मतलब ये तो उल्टी बात हो गई our assumption यानी कि जो हमने सोचा था ये बात तो उल्टी हो गई। और हमने सोचा क्या था, हमने सोचा था कि p अपॉन q तो कोप्राइम है, वो तो रेशनल है, सो √2 डायरेक्ट लिख देंगे। बस इतना, यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमारी अजम्पशन हमें पता है कि गलत हो गई, हमने सोचा था कि √2 रेशनल है, देयरफॉर √2 इज इरेशनल। अब ये मैंने यहाँ पर इतना समझाने के लिए आपको इतना इलेबोरेटेड फॉर्म में ये बनाया है, ठीक है, क्वेश्चन को। अब जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे √5 को, आप मेरे साथ साथ करवाते चाहिए उसको, बहुत ज्यादा डायरेक्ट, मतलब इसी तरीके से, ज्यादा सोचेंगे नहीं और फटाफट करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से बाद में कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। prove that √5 is irrational। अब फटाफट करते हैं। let us assume, सॉल्यूशन हो गया आपका, let us assume, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। √5 आप कराते जाइए is rational, फर्स्ट स्टेप। देन अगर √5 रेशनल है, देन √5 शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर, ये जरूर लिख के आना है आपको, p अपॉन q आर कोप्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे। √5² इज इक्वल टू p² अपॉन q²। यहाँ पे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, 5q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, याद है क्या, ये करना था। अब p इज divisible by 5, p² is divisible by 5, which implies, जो हमें बताता है p is also divisible by 5। बिल्कुल डायरेक्ट करते चलेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना था, let us take p as a multiple of 5। इसको बिल्कुल यहीं से अपोजिट कर देना एकदम, कि हम क्या करेंगे, p को हम क्या मान लेते हैं, कोई भी मल्टीपल 5 का। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो p² इज इक्वल टू 5r²। इसका मतलब क्या हुआ, p² इज इक्वल टू 25r²। क्लियर। अब यहाँ पे नंबर आप 1 डाल दीजिए, यहाँ पे आपको क्या डाल देना है, नंबर 1 इस इक्वेशन को। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन किसका हो जाएगा, q का। फ्रॉम इक्वेशन 1 से p² के बदले आप वैल्यू पुट कर लीजिए। चलो कर लेते हैं, यहाँ पे पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 5q² इज इक्वल टू 25r²। क्लियर, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 5 को 25 को,
तो QR is equal to 5R square. Again here Q square is divisible by 5, so Q is also divisible by 5. फिर उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट मतलब साइड में या फिर जहां भी नीचे मतलब बॉटम में आप चलते जाएंगे अपने पेज के, दिस मतलब अब इसको पूरा लिखेंगे। यहाँ पे रह गया नाउ, चलो मैं इसको इधर कर देती हूँ, ठीक है, मैं इधर इसको शिफ्ट कर देती हूँ। नाउ अब क्या, P इज, ये इसका पार्ट नहीं है, नाउ P इज divisible by 5, Q is also divisible by 5, P and Q are not co-prime, दोनों co-prime नहीं हुए, which contradicts our assumption। आप इसको प्रॉपर कर लें, यहाँ पे पेज इतना नहीं बड़ा होता, assumption, that's why या फिर therefore √5 is irrational। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके आ जाए। फाइन, ये क्वेश्चन एज इट इज आता है पेपर में, √5, √11, आपको सिर्फ इतना काम करके आना है कि स्क्वायरिंग में बस ये नंबर चेंज कर देना है, बाकी थ्योरी एज इट इज रहेगी। जहां √5 है वहां √11 कर देना, जहां 5 है 25 हो गया तो 11 का 121 हो जाएगा, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बहुत सिंपल है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो आप करेंगे लेट अस टेक 3 + 2/5 एज रेशनल। दोबारा काम क्या करेंगे, एज रेशनल प्रूव कर देंगे, ठीक है, रेशनल है, रेशनल मान के इसको इरेशनल प्रूव कर देंगे। तो अगर ये ऐसी बात है कि ये रेशनल है तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये उसकी तरह बड़ी थ्योरी नहीं, ये बहुत डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वेयर कंडीशन आपको हमेशा लगा के आनी, कंडीशन पे मार्क्स होते हैं, P/Q आर को-प्राइम और हो जाओ, ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे आप धीरे से सॉल्व कर लेंगे, कोई स्क्वायरिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 P/Q -3, इस पहले इसको शिफ्ट करेंगे -3, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एलसीएम आ गया Q, P - 3Q। एलसीएम आई होप सबको आता है, आपको दोनों का नीचे एलसीएम लिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्लियर, यहाँ मल्टीप्लाई होकर Q चला जाएगा। अब आप √5 को अकेला कर लीजिए, अब आप √5 को अकेला कर लो, P - 3Q अपॉन 2, यहाँ पर Q था, ठीक है। अब इसके बाद जब जैसे आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपको जरा सी थ्योरी लिख के आनी है, वो लिख के आनी है हेयर, क्लियरली लिखना, क्लियरली हेयर RHS मतलब राइट हैंड साइड इज रेशनल। भाई ये आपको समझाना नहीं है, वहां पे आपको डायरेक्ट लिखना है। देखो कोई भी अगर रेशनल नंबर होता है उसमें आप कुछ भी प्लस करो, कुछ भी माइनस करो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी डिवाइड करो, मतलब कोई भी इंटीजर, तो वो रेशनल ही रहेगा। जैसे P/Q है, उसमें से आप 2 माइनस कर रहे हैं, या उसमें आप 2 ऐड कर रहे हैं, या उसमें आप नीचे 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो रेशनल है तो रेशनल ही रहेगा। तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे क्लियरली हेयर राइट हैंड साइड इज रेशनल बट लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि √5 इज इरेशनल, वो तो हम अभी प्रूव करके बैठे हैं, इज इरेशनल। सो अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यहां तो कोई टेंशन वाली बात हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। और जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होती है समझ लो कि तुमने जो बात मानी है वो गलत मानी है। सो अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, सो आर assumption is wrong। बस ये करना है इसमें, our assumption is wrong। हमने जो है जो माना था वो गलत माना था, और हमने क्या माना था कि √5 जो है वो रेशनल है। Therefore 3 + 2√5 is irrational। ठीक है भाई, इस तरीके से बड़ी सिंपलिसिटी से इस वाले क्वेश्चन को
करके हम आ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 + 2√5 p/q माना, फिर सारी चीजें धीरे 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 करके ट्रांसफर कर दी, और ट्रांसफर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक इरेशनल नंबर छोड़ दिया, जिससे कि हमारी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाए। ठीक है, और फिर फाइनली आपको ये थ्योरी लिख के आनी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई भी, आप ये वाला करा देती हूँ 7, चलो ये नीचे वाला कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट अस assume 1/√2 is rational। कराते चलेंगे, अपनी कॉपी में आप करते जाइए। हमने क्या माना कि 1/√2 is rational, which implies 1/√2 should be in the form of p/q। किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q की फॉर्म में। which implies, जिससे कि या फिर आप नीचे करते चलेंगे इसको, कि यहाँ से आपको वही काम करना है, किसी भी तरीके से √2 को अलग करना है, किसी भी तरीके से √2 को सबसे अलग करना है। तो सबसे अलग करने का क्या तरीका है, तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 की q के साथ मल्टीप्लाई होगी तो q, और इधर p की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, √2 को। √2 को ऐसे रहने दो, √2 को ऐसे रहने दो। q के नीचे क्या आ गया इधर, ठीक है, q के नीचे इधर क्या आ गया, q के नीचे आ गया p, q के नीचे क्या आ गया p। और अगर आपका कोई भी रेशनल या कोई भी रेशनल नंबर है, चाहे वो 2/5 हो, चाहे वो 5/2 हो जाए, ऊपर नीचे चले जाए, रेशनल तो रेशनल ही रहेगा। ठीक है, रेशनल तो रेशनल ही रहेगा, बस ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल, ये तो p/q है या q/p है, बट RHS इज इरेशनल, ये हमें प्रूव है, पहले से हमें पता है इरेशनल। सो अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, सो अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुए तो आर assumption इज रॉन्ग, आर assumption इज रॉन्ग। और अगर हमारा assumption रॉन्ग है, therefore 1/√2 इज इरेशनल। क्लियर। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन है, मैं यहीं पे साइड में छोटे छोटे करा देती हूँ, बस थियोरी आपको खुद लिख लेनी है। जैसे 6 + √2 है, इसको p/q की फॉर्म में लेंगे, सारी कंडीशन लिख के आएंगे। p यहाँ पे √2 को अकेला रहने देंगे, √2 = p/q -6। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे, q नीचे रह गया और p -6q क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। सिमिलरली बस इतना करने के बाद ये वाली बात पूरी लिख के आ जाएंगे। इसी तरीके से इसमें करना है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पर क्या है, 7 √5 को क्या मान लेना है, p/q। √5 को अकेला रख लेंगे, p के साथ q के साथ नीचे क्या चला जाएगा, 7, बस फिर यही वाली बात लिख के आ जाएंगे, कुछ ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करना। क्लियर। तो यहाँ पर आपका चैप्टर रियल नंबर खत्म हो गया है। बाकी इसमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं आता है, जो चीजें आती हैं वो एनसीईआरटी से ही आती है, अलग से कुछ नहीं आती। बस जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया, इसको 7√2 कर दिया, इस तरीके से थोड़ा सा बस इनमें वर्ड्स डिजिट्स में थोड़ा चेंज कर देंगे, बाकी थ्योरम एज इट इज आती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। सारी की सारी जो कंफ्यूजन्स रहती हैं कि भाई हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, ये आई होप कि सबकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल मैं अपलोड करूंगी जल्दी ही। आपको अगर अच्छा लगा है पढ़ाना, आपको समझ में आई है बातें, तो लाइक द वीडियो, subscribe to my channel, or keep preparing for your board examinations. Thank you so much. Best of luck.